ये तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इस्तीफा हुआ है। आपके पार्टी में देखा जाए तो लगभग एक भगदड़ सी मच गई है। कल से पारित हुआ है और लगभग 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो कि जेडीयू से इस्तीफा दे दिए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अशरफ साहब कब इस्तीफा देंगे। इसमें क्या समझ रहा हूँ, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे हैं। आपके जो भी बात आपने कहा, 100 बात आपने कहा, तो उसमें 90% सही हो सकता है। लेकिन कहा जाता है ना कि इंसान का 100 अच्छाई एक बुराई पे भारी पड़ जाता है। सवाल अभी वहीं पे खड़ा है कि वक्फ बिल में जिस तरीके से मुसलमानों को डर है और आखिर पारित भी हो गया है। अब इसमें एक चीज़ बड़ा खतरनाक चीज़ आ गया है कि अब जिस तरीके से जो छुट भैया नेता थे, जो कहीं भी किसी भी मुस्लिम इदारों को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के, ईदगाहों को लेकर के एक सोसा छोड़ करके वहाँ विवाद खड़ा कर देते थे। क्या इन सारी चीज़ों से जब अगर पारित हो गया है, तो क्या इससे विवाद आने वाले चुनाव पे पड़ेगा? चूँकि अभी चुनाव को मद्देनज़र इस तरह के काम हो रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में कितना फ़र्क पड़ेगा? वक्फ बिल को लेकर के देखा जाए तो देश की राजनीति इन दिनों गर्म हो चुकी है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से इस वक्त माइनॉरिटी समाज के नजरों में घिर गए हैं, हालांकि उनका अपना तर्क हो सकता है, उनके पार्टी का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन सवाल माइनॉरिटी समाज का है और माइनॉरिटी समाज ये समझ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि उसके जो सुप्रीमो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने आवाम के साथ धोखा कर दिया है। क्या सच में उन्होंने धोखा किया है या उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है या गठबंधन धर्म का उन्होंने पालन किया है या सच में जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड है उस बोर्ड के तहत एक जो पारदर्शिता लाने की बात कही जा रही है, उन सारी चीजों को लेकर के आज एक नए तरीके से इसको पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये बातें आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशरफ अंसारी। अशरफ अंसारी साहब हैं मेरे साथ और मैं आज इनसे समझने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से कल से, यानी कि कल से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक वॉर चल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्रोल किया जा रहा हो या उनके पार्टी को ट्रोल किया जा रहा हो, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेवारी बनती है वो है अशरफ अंसारी की। क्योंकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी जिम्मेवारी जो है कि अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए होती है। तो आज इनसे मेरी कई सवाल रहेंगे और खास करके कि अब क्या सच में आप अल्पसंख्यकों के बीच में जाएंगे, क्या पार्टी ने आपके अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है या इसके लिए कुछ और भी रास्ते तैयार किए जाएंगे? बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। अशरफ साहब, कल से जिस तरीके से माहौल गर्म हुआ है, वक्फ बिल जो पास हो गया है, पारित हो गया है, उसमें आपके पार्टी ने सहयोग किया है और अभी जिस तरीके से मुसलमानों को लग रहा है कि आपने और आपके पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा कर दिया है, क्या सच में आप लोगों ने धोखा किया है क्या? देखिए, अगर आप नीतीश कुमार के किरदार को, नीतीश कुमार जी के काम को आप देखना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी के हाथ में जब सत्ता आई तो हमारा कलेजा निकल चुका था, झारखंड का बंटवारा हो चुका था, सारी खनिज संपदाएं जो उधर चली गई थी, भाड़ा का समानीकरण में बिहार को बहुत नुकसान हुआ था। इन सब किन के राज्यों में हुआ था? ये सब कांग्रेस के राज्य में हुआ था। और उसके बाद से आप देखिए कि मुख्यमंत्री निवास की सड़कें भी टूटी फूटी थी, टाइपराइटर भी ठीक से काम नहीं करता था। जिस तरह से डॉक्टर जो है खून की जांच करके बीमारी का पता लगा लेता है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस तरह से सभी समाज का और बिहार की बीमारी का पता लगाया और कुछ ही दिन में, आप एक ही 1.5 साल में वो दिखने लगा कि आमूल चूल परिवर्तन हो गया। बिहार विकास की पटरी पे दौड़ने लगा। दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष ये कहने पर, बड़े बड़े स्कॉलर ये मजबूर हो गए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बदलाव ला दिया, परिवर्तन ला दिया, बहार ला दिया। और लगातार अल्पसंख्यक समाज की जब मैं बात करूंगा, वैसे तो उन्होंने सभी समाज के लिए काम किया, पर उनको लगा कि ये दबे कुचले, शोषित, वंचित ये जो समाज है, ये समाज के मुख्य धारा में नहीं है, हाशिए पे खड़ा है। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत दे करके आपको उनको मुखिया बनाने का काम किया, उनको जिला परिषद बनाने का काम किया। मेरी पत्नी भी जिला पार्षद रघुनाथपुर विधानसभा से, हुसैनगंज से 2011 से 2016 तक रही है। और इस तरह से हम जहां बैठे हुए, मेरा गांव है, वहां पर मात्र उस समय 300 वोट था जब यहां पर एक मतलब पसमानदा समाज का एक व्यक्ति मुखिया हुआ, बगल के उसमें पसमानदा समाज का व्यक्ति मुखिया हुआ, उससे बगल के पंचायत में पसमानदा समाज का मुखिया हुआ। जो कभी पंचायत भवन की तरफ जा करके गुरूर से खड़े नहीं हो सकते थे, उस सम्मान से झंडा फहराने का काम कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी की देन है। और नीतीश कुमार जी ने, आप देखिए कब्रस्तानों की घेराबंदी में देख लीजिए, एक खास समुदाय के लोग, जितने भी कब्रस्तानों को डिस्प्यूटेड थे, एक खास समुदाय के लोग जो है, जो अपने आप को तथाकथित मुसलमानों के हमदर्द कहते हैं और उनके नेता लोग कहते हैं, वही सबसे ज्यादा कब्जा किए हुआ था। और उसको 9,463 कब्रस्तानों को घेराबंदी कराया। और उसके बाद से देखिए
कि उन्होंने तालीमी मरकज बना करके, हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद था कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाओ। नीतीश कुमार जी ने तालीमी मरकज के माध्यम से जो 20 लाख बच्चे मुसलमानों के बाहर थे, 22 लाख बच्चे, उनको तालीमी मरकज से जोड़ के 10,000 तालीमी मरकज खोला और उनके घरों पर ला करके चीन खड़ा कर दिया और उसमें 10,000 रुपये तनख्वाह दिया। आज कुछ ही दिन पहले, 1-2 साल पहले, जो 11,000 रुपये सैलरी थी, 22,000 रुपये सैलरी कर दिया। और उसके बाद से आमूल चूल परिवर्तन हुआ। देखिए कि अंजुमन इस्लामिया खंडहर हॉल की तरह था, उसको लगातार 55 करोड़ 60 करोड़ रुपए लगा करके शानदार इमारत बनाई और उसमें जज मुसलमान समाज में लगा कि जज इस समाज में नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हज भवन में गुलाम सरवर भवन बनाया, अब्दुल कयूम अंसारी भवन। हज भवन में कोचिंग चला करके बीपीसीएससी और यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले बच्चों को प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद उनको 50,000 और 1 लाख रुपया दे रहे हैं। 84 से ज्यादा वो वाले स्कूल जो रेजिडेंशियल स्कूल खोल करके उनमें बच्चों को 1,000 रुपये और 15 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मच्छरदानी, साबुदानी और आपको सब चीज न बाल्टी और जग तक दे रहे हैं बच्चों की सारी सुविधाएं कि ये बच्चा समाज आगे बढ़े। और नीतीश कुमार जी सारे जज्बाती मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया है। और ये जो आप जो अभी जो कह रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने तो इतना काम किया कि देखिए एनआरसी सीए की भी मामला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी साथ खड़े रहे और ईद बकरा ईद की नमाज भी लोगों ने अपने गांव के अहाते में देहातों में पढ़ी। कोई एक चौकीदार तक पूछने नहीं आया, थाना प्रभारी की तो बात दूर है। उनके खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हांडी चेक करने नहीं जा रहा है। और ये शाम की साथ किसने के साथ किया, ये सब नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ रहते हुए। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। 2002 में एक दंगा हुआ था, जकिया जाफरी जो एहसान जाफरी एक्स एमपी हुआ करते थे, गुलबर सोसाइटी में उनको जिंदा जला के मार दिया गया था। उसके बाद से उनकी बेवा जकिया जाफरी इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही। 2004 से लेकर के 2010 तक 14 तक यूपीए की सरकार रही, उसमें जकिया जाफरी जी को इंसाफ नहीं मिला। ये 2 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखिए, कांग्रेस के जमाने में भागलपुर दंगा हुआ था, सबसे ज्यादा बुनकर और मुसलमान वहां मारे गए थे। और लालू जी ने जिस वकील को एक केस दिया था, उस वकील से सौदा करके उसको एमएलसी बनाया और पूरे मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला, रौंद के रख दिया। और जो सबसे बड़ा दंगाई था कामेश्वर यादव, उसको लालू जी ने सोनपुर के मेवल में उसको लाल बत्ती देने का काम किया, सोने का मुकुट पहनाने का काम किया। और नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आते हैं तो 16 साल बाद उन्होंने दंगा का न्यायिक जांच आयोग बना करके और उन्होंने इंसाफ दिलाने का काम किया। और दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दंगा पीड़ितों को मुआवजा तो मिला होगा, दंगा पीड़ितों को पेंशन मिला है। अभी मैं 2 महीने पहले जब अल्पसंख्यक विकास यात्रा में जा रहा था, एक बहुत हमारी माता ज़ईफा जो 80 साल की थी, वो आकर के कहीं, बेटा हम लोगों को 10,000 रुपये मुख्यमंत्री जी पेंशन दे रहे हैं। मेरे आंख में आंसू आ गए कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई आवेदन देने नहीं गया था कि हमारा इंसाफ कर दीजिए। और उससे भी बड़ी बात मैं बताता हूं कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि जिन गांव में सनातन धर्म के भाई के गांव में जो मुसलमान औने पौने दाम में अपनी जमीनों को बेच के भाग गए थे, सरकार ने उसका स्टाम्प ड्यूटी और रेवेन्यू भर करके और उसको जमीनों को वापस दिलाने का काम किया, उनको घरों पे बसाने का काम किया। लेकिन अशरफ साहब, जो बड़ा सवाल अभी जो उभर करके सामने आ रहा है कि जिस तरीके से वक्फ बिल पे उम्मीद आप लोगों से थी, जो कि बहुत सारे काम नीतीश कुमार ने किए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल है कि आखिर इस वक्त क्या मजबूरी थी? क्या इस अमेंडमेंट से आम जनता को, आम मुसलमानों को फायदा होने वाला था कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, या सच में आप लोग जो है कि बीजेपी के जो गिरफ्त में है उसकी मजबूरियों का फायदा भाजपा ने उठाया आप लोगों से? कोई गिरफ्त नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ये कोई संगठन जिसमें लूट खसूट हो रहा है। आप बताइए, सच्चर कमेटी का सिर्फ मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं होना चाहिए। सच्चर साहब, जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर साहब ने सच्चर कमेटी में ये कहा था कि 12,000 करोड़ रुपए जितनी 8-9 लाख एकड़ जमीन है और जितना इसमें वो एसेट्स है, इससे 12,000 करोड़ रुपए हर साल जो है एक वक्त आमदनी की जा सकती है। और उसको आप नहीं दिखा रहे हैं।
और 12,000 करोड़ का उसमें, और आमतौर पे जो कई मौलाना को आप लोग सोशल मीडिया पर देखे हैं, आप हैदराबाद का स्थिति देख लीजिए कि 25,000 रुपया उसका महाना फिक्स होता है, 2,500 उसमें जाता है और 22,500 किसी के उसमें जाता है। और लालू जी ने 2010 में संसद में जो भाषण दिया था कि उसमें सख्त सख्त कानून बनना चाहिए कि डाक बंगला चौराहा पे इतनी प्राइम लोकेशन वाली जो मॉल वगैरह है, जो पे उसको बना दिया गया और बंदर बांट लूट खसूट कर दिया। अगर इसमें सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है, दबे कुचले बेबस बेजबान पसमानदा मुसलमानों को कुछ उसमें देना चाहती है, उनके भला करना चाहती है, जो गरीब यतीम बेवा बच्चों और इन बच्चों को फायदा पहुंचाना चाहती है, तो इसके लिए क्या ये पारदर्शिता लाना गलत बात है? हमारे समाज, ये हमारा समाज है, जज्बाती में उलझा हुआ समाज है। लोग हमको उलझा देते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आप सर्वे कर लीजिए, मैं आपसे कहता हूं 100 लोगों से पूछिए कि वक्त के बारे में आप क्या जानते हैं। मेरा दावा है कि 90 लोगों को उसमें मालूम नहीं होगा। और कुछ गिनती के कुछ चंद खानदानों के लोग जो हैं, जो राजद ने जिस तरह से 4-5 खानदानों को थोड़ी सी छूट दे करके पूरे बिहार के मुसलमानों के तकदीर को रौंद के रख दिया, और नीतीश कुमार जी हैं तो उन्होंने सारे मुसलमानों को तरक्की का रास्ता दिया। आज हमारी बहनें बुर्का नकाब पहन पहन करके, बिहार का कोई एक स्कूल ऐसा बाकी नहीं होगा जिसमें टीचर का काम नहीं कर रही हैं। ब्लॉक में आप जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि हमारा 1, 2, 4, 5 जो है मुस्लिम भाई नहीं। अभी कुछ दिन पहले 1000 के आसपास जो है उर्दू अनुवादकों की भर्ती हुई है। आप यूपीएससी में दरोगा की भर्ती हो रही है। हमारे लोग बीपीएससी में पास करके आपका के रजिस्ट्रार बन रहे हैं, हम श्रमिक पदाधिकारी बन रहे हैं, बीडीओ बन रहे हैं, सीओ बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, और इस तरह से सारा समाज तरक्की कर रहा है। मैं अपने समाज से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक समाज के सच्चे हमदर्द हैं। आपके सारे बुनियादी मसलों को हल किया है, आप इन सब उसमें नहीं आइए। आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, जब जख्म पुराना हो जाता है, घाव बड़ा हो जाता है, तो उसे ऑपरेशन किया जाता है, कुछ दर्द होता है। और रही बात, मैं आपकी बात कहना चाहता हूं कि लोग मेरे पास भी सवाल करते हैं कि गैर मुस्लिम समाज के लोगों को भी इसमें रख दिया है। तो आप देखिए, अगर सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, हो सकता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये क्या सोचा है, क्योंकि भाजपा ने 75-76 विधायक होने के बाद और मात्र 43 विधायक जदयू के रहने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा था, उन्हीं को नेता बनाया और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री सीएम है। तो ये जो ला रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि इस समाज का जो दबा कुचला बेबस बेजबान है, ये हाशिए से मुख्य धारा में आएगा तो इस समाज की तरक्की होगी। तो हमको लगता है कि इसी तरह से होगा। कुछ दिन के बाद से जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो उस समय जो लोग ये अभी विरोध कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अक्ले सलीम अता करे। नहीं, सवाल है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपने जो भी तर्क दिया, इस तर्क में बहुत सारे लोग जो है कि सहमत भी हो सकते हैं, कुछ लोग इसमें असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मतलब जो फिगर जो बनाया गया था, जिस तरीके से उम्मीद थी कि नीतीश कुमार हो या तेलुगु देशम पार्टी के जो उसके चंद्रबाबू नायडू, उनसे भी उम्मीद थी लोगों को। फिर से आपको जयंत चौधरी से उम्मीद थी, लोजपा के जो सुप्रीमो है चिराग पासवान, उनसे उम्मीद थी। क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता था क्या? जिस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जिस पॉइंट्स को लेकर के जो है कि ऑल इंडिया जो पर्सनल लॉ बोर्ड इस पे मतलब इख्तलाफ करता था कि नहीं, ये सारी चीजें आप हटा दीजिए, क्या उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता था क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से लोग आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को बताया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नतीजा है कि ये बिल जेपीसी में गया, और जेपीसी में जाने के बाद जो पूर्व 2025 से पहले की जो भी जो यथावत रहेगी, अगर मान लीजिए कहीं जो डिजिटलाइजेशन नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, 6 महीने के अंदर सरकार कर देगी तो और तो आपके लिए बेहतरी होगा। अभी जो जातीय जनगणना हुआ है, सब लोगों की जमीन का भी पता चल गया कि किसको कितना जमीन है, किसका पक्का मकान है, किस घर में कितने फर्द हैं, कहाँ मस्जिद है, कहाँ दरगाह है, कहाँ। और मुझे दरगाह से याद आया कि दरगाहों का भी जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। आप कब्रिस्तान का तो किया ही, कि दरगाहों तक का भी किया है उन्होंने। कोई ऐसा क्षितिज नहीं है, कोई ऐसा शोभा नहीं है अल्पसंख्यक समाज का कि जिनके ऊपर नजर नहीं गई हो, और उसके लिए हमारा समाज जो अपना समाज आवेदन देने के लिए नहीं सर, देखिए मैं वो सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे हैं। आपके जो भी बात आपने कहा, 100 बात आपने कहा, तो उसमें 90% सही हो सकता है, लेकिन कहा जाता है ना कि इंसान का 100 अच्छाई एक बुराई पे भारी पड़ जाता है। सवाल अभी वही पे खड़ा है कि वक्फ बिल में जिस तरीके से मुसलमानों को डर है,
और आखिर पारित भी हो गया है। अब इसमें एक चीज बड़ा खतरनाक चीज आ गया है कि अब जिस तरीके से जो छुट भैया नेता थे, जो कहीं भी किसी भी मुस्लिम इदारों को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के, ईदगाहों को लेकर के एक सोसा छोड़ करके वहां विवाद खड़ा कर देते थे, क्या इन सारी चीजों से जब अगर पारित हो गया है तो क्या इससे विवाद नहीं बढ़ेगा? अब तो एक ध्रुवीकरण करने का मौका मिल गया। अब इससे मुसलमान इसीलिए भयभीत है कि आने वाले वक्त में किसी पे भी कब्जा करके लोग कहेंगे क्या कि भाई ये वक्त की जमीन है और इसको जो है कि विवाद में डाल दो, और डीएम को अधिकार मिल गया, डीएम भी सरकार का ही पक्ष ले लेगा। उस वक्त क्या कहेंगे आप लोग, जरा बताइए। नहीं, देखिए ये बात नहीं है। आज भी देखिए मुस्लिम समाज जो समझ रहा है कि आज भी इस तरह की स्थिति के, आज थाना प्रभारी कौन होता है, बीडीओ कौन होता है, सीओ कौन होता है, आप एडीएम कौन होता है, डीसीएलआर, एसडीओ, एसपी, डीएसपी कौन होता है, डीएम कौन होता है, क्या सभी लोग ये मुसलमान होते हैं? मुसलमान नहीं होते हैं। फिर जो कानून का राज है, सबको इंसाफ मिलता है, इसमें डरने की जरूरत क्या है? इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप हक पे हैं, आपका सही चीज है, तो आप कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ है। जब आपके साथ नाइंसाफी होती है तो आप ऊपर भी जाते हैं। आपको थाना में कुछ दिक्कत होती है, आप डीएसपी के पास जाते हैं, डीएसपी से होता है एसपी साहब के पास जाते हैं, एसपी नहीं तो आईजी साहब के जाते हैं, डीआईजी साहब के पास जाते हैं। उसी तरह से लोअर कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इस तरह डरने की बात, जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है जनता दल यू के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो है, ऐसी कोई बात नहीं। नीतीश कुमार मुसलमानों के सच्चे हमदर्द हैं। आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2020 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें 5-6 मुसलमान पहले से विधायक थे। एक भी मुसलमान नहीं जीत पाया। अल्पसंख्यक समाज उस मात्रा में वोट नहीं दिया। माननीय जमा खान साहब बहुजन समाज पार्टी से चैनपुर से जीते हुए तो अकेले, चाहते वो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका दिल इतना फराख है, वो चाहते तो किसी सनातन भाई को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दे सकते थे, जैसा अभी किरण रिजिजू जी हैं जी। उन्होंने माननीय जमा खान साहब को बुलाया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का ओथ दिलवा दिया और उनको ये मंत्रालय दे दिया कि हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को दिल सिकनी नहीं हो। और हमेशा वो जाकर के चादरपोशी करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। पर एक आपको बताएं, हम 43 सीट लग करके माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं और हमारा सहयोगी दल भाजपा है, तो जो गठबंधन का धर्म पालन करना होता है और उसमें भी पारदर्शिता लाना है उस बिल में, इसलिए हमारी पार्टी ने ये काम किया है। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इस्तीफा हुआ है। आपके पार्टी में देखा जाए तो लगभग एक भगदड़ सी मच गई है। कल से पारित हुआ है और लगभग 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो कि जेडीयू से इस्तीफा दे दिए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अशरफ साहब कब इस्तीफा देंगे। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, अशरफ साहब के बारे में तो आप 20 साल से जानते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और उनके नेतृत्व में हम लोगों को आस्था विश्वास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित किया है कि हमारे सच्चे हमदर्द हैं। मैं उनको पहचानता हूं और उनके काम से, उनके किरदार से आप देख लीजिए कि जो ये हमारा समाज तरक्की किया है, आज हाशिए से आकर के मुख्य धारा में आ रहा है, और भी जो उसी के लिए हुआ है, उसी संगठन का काम समझ लीजिए कि अब सरकार ने वो कर दिया। और पसमानदा शब्द का मैं बड़ा फक्र होता है कि शुरुआती दिनों में सिवान में हम लोग पोस्टर लगाए थे पसमानदा का, और जब यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम कराते थे अब्दुल कयूम अंसारी साहब का, बीर अब्दुल हमीद साहब का, तो हमको गालियां दी जाती थी। हर इलेक्शन में आप देख लीजिए कि हमको बुरा भला कहा जाता है, पर हम देख रहे हैं कि हमको कुछ मिले या ना मिले, हमारे बेटे को कुछ मिले या ना मिले, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए हमारे समाज को, हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे पसमानदा समाज को तरक्की का मौका मिल रहा है, बराबरी का हक मिल रहा है, तो हम नीतीश जी के साथ। इस्तीफा क्यों मिल रहा है? अभी कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, वो हमारे पास 25 बारी पैरवी लेकर के आए थे कि हमको जिला अध्यक्ष बना दीजिए। उनके किरदार को हम समझ रहे थे, इसलिए उनको नहीं बनाए। हमारे कमेटी में 200-250-300 लोग हैं, हमारे 52 तो सांगठनिक जिला अध्यक्ष हैं, 200 के आसपास हमारे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव हैं। कोई इस्तीफा नहीं आया है, और पार्टी में हजारों और कार्यकर्ता हैं, मेन बॉडी से लेकर के। हम 8 बारी 7 बारी पार्टी के मेन बॉडी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं लगातार,
और पार्टी के संगठन सचिव, कई जिलों के प्रभारी, स्टार प्रचारक हम रहे हैं 2009 लोकसभा से, 2010 में, 2014 में, 2020 में, हर चुनाव में आपने देखा होगा यहाँ पर। और मजबूती से हम लोग नेता के पक्ष में और पार्टी के पक्ष में खड़े रहते हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ता हमारे एकदम बुस्ट है, लिख रहे हैं फेसबुक पर, जो लोग भी उनसे कह रहे हैं कि क्यों दे, आखिर इस्तीफा क्यों दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबे कुचले बेबस बेजबान लोगों को सत्ता के मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, इंसाफ करने का काम कर रहे हैं। और आपके बाद मैं कहता हूं कि सरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। ये अगर ठीक से काम किया होता वक्फ बोर्ड तो आज दूसरों को मौका मिलना। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कितने यतीम खाने जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से चल रहे हैं, कितनी बेवा औरतों को पेंशन वक्फ बोर्ड से मिल रहा है, कितने यतीम बच्चों को वहां पर पालन पोषण हो रहा है, कितने बच्चों को आईएएस आईपीएस और यूपीएससी और ये जो आपका जो जेई और उसको क्रैक करने के लिए कौन सी संस्था चल रही है। आप क्रिश्चियन समाज को देखिए, सेंट माइकल जैसा एकदम शानदार इदारा है जिसमेमें मंत्री जी लोग भी पैरवी करके फोन करते हैं किसी एडमिशन कराने के लिए, तो जल्दी से नहीं होता। आपने क्या किया इतने दिनों में? 1954 से हुआ, उसके बाद कितना अमेंडमेंट बिल हुआ। तो आप देखिए, कोई एक आदमी हमको कौसर साहब बुरा कहते हैं तो हमको हो सकता है कि वो द्वेष रखते हैं, कोई और साहब हमको बुरा कहते हैं तो हो सकता है वो भी द्वेष रखते हो। जब तीसरा चौथा पांचवा आदमी हमको बुरा कहने लगे तो हमको आईने में खड़ा होकर के अपने चेहरे को देखना चाहिए और कुछ कमी हमारे अंदर है तो सुधार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या इसका असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव को मद्देनजर इस तरह के काम हो रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड कितना फर्क पड़ेगा? जितना आपको मैं इस मामले में, हमारी पार्टी जी वोटर्स की चिंता करती है, वोट की चिंता नहीं करती है। हमारे नेता का सीधा सीधा है, उनकी पीड़ा रहती है कि समाज के लिए मैंने दिल निकाल के रख दिया, फिर भी ये समाज हमको थोक में वोट नहीं देता है, जज्बात के मुद्दों में उधल जाता है। और कांग्रेस ने जो भागलपुर दंगा कराया, जिस एसपी को ट्रांसफर नहीं किया, वो दंगा तेज हो गया। और जो अपने एक एमपी को इंसाफ नहीं दिला सकता है, आम मुसलमानों को कैसे इंसाफ दिला। और उसी सरकार में लालू जी और बाहर से वैसी साहब भी रहे। पर हमारे नेता सबके साथ न्याय करते हैं, सबके साथ इंसाफ करते हैं। और लोग इस बात को जब समझेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सच्चे हमदर्द हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए उन लोगों को लगा है जज्बात में हो। हम कहते हैं कि लोग आते हैं कहते हैं लगाओ लगाओ, तुम मजहब के नारे लगाओ और इन नारों से हमें बहलाओ। हम अगर भूख की शिद्दत का गिला करते हैं, तुम अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हो। मेरे मजूर पुरहोश फिद्दाओं के वजह किस तहकीक से तुम हमको फरमाने हया देते हो। ये इस्तीफा मांगने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि ये पसमानदा समाज इतने दिनों से दबा कुचला बेबस बेजबान है। मैं उन सारे उलमाओं से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आर्टिकल 341 में है, रामू धोबी जो है उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है और रहमान धोबी है उसको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का उसको सजा मिल रही है। और ये हमारे मजहबी रहबर और सियासी रहबर एक एक कॉल पे दिल्ली के रामलीला मैदान को और पूरे हिंदुस्तान में सड़क को जाम करते हैं। इस मसले पे क्यों नहीं करते हैं? 119 लोकसभा की सीटें रिजर्व है, 1050 विधानसभा की सीटें रिजर्व है, अब बाकी और नौकरियां रिजर्व है। इस पे क्यों नहीं कि ये सोशल ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सिर्फ हमारे साथ। नियो बौद्ध को मिल गया, नियो बौद्ध को मिल गया, सिर्फ क्रिश्चियन को और उसके बाद से सिर्फ मुसलमानों को इससे वंचित किया जाता है। इस पे हमारे सियासी रहबर और मजहबी रहबर चुप क्यों रहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये जरूर देखना है कि आने वाले समय में क्या मुस्लिम समाज सच में इस तरीके के जो बदलाव है, इस बदलाव को महसूस करके और अपने आप को ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये जज्बाती हो सकते हैं और इस जज्बात से आज के इस माहौल को नहीं समझ पा रहे हैं, या आने वाले समय में सच में जिस तरीके से जो डर है वो डर जो है कि समाज पे हावी होगा, अब तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपने सुना जिस तरीके से अशरफ अंसारी ने अपनी बात को रखा, अपनी पार्टी की बात को भी रखा, बहुत बेबाकी से उन्होंने रखा। अब सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में जो लोग जिस चीज को लेकर के डरे सहमे हुए हैं, क्या सच में वो चीजें जो है कि प्रभावकारी होंगी और उसका जो है कि किस तरीके से सरकार नियंत्रण कर पाएगी। फिलहाल आप दीजिए मुझे इजाजत और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।